दुनिया यूक्रेन पर ध्यान दे रही थी। उसी दौरान रूस की सीमा के दक्षिण में कुछ महत्वपूर्ण घट रहा था। अजरबैजान ने मॉस्को के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर दिया है। यह सब पिछले साल शुरू हुआ था, जब रूसी सेना ने एक अजरबैजानी नागरिक विमान को मार गिराया था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। हाल ही में परिस्थितियां और बिगड़ गईं। एक चौंकाने वाली घटना में 2 अजरबैजानी नागरिकों की रूसी हिरासत में यातना के बाद मौत हो गई। यह एक निर्णायक क्षण था। कॉकस क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं है। वैश्विक तनाव का जिक्र होने पर अधिकांश लोग रूस और अजरबैजान के बारे में नहीं सोचते, किंतु इन देशों के बीच कूटनीतिक तनाव द्रुत गति से बढ़ रहा है। हाल ही में रूसी अधिकारियों ने एक विस्तृत पुलिस अभियान चलाया। 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो या तो जातीय अजरबैजानी थे या अजरबैजान के रूसी नागरिक। जवाब में अजरबैजान ने एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। शीर्ष रूसी राज्य मीडिया हस्तियों की गिरफ्तारी और देश भर में रूसी सांस्कृतिक केंद्रों को बंद किया गया। जब मॉस्को के साथ तनाव बढ़ रहा था, बाकू चुपचाप इजराइल, तुर्की और अमेरिका के साथ नए सैन्य गठबंधन बना रहा था। यह सब कुछ नहीं है। अजरबैजान उनके समर्थन से मजबूत हो रहा है और रूस व ईरान दोनों को चुनौती देने वाले साहसिक कदम उठा रहा है। दक्षिण कॉकस की वर्तमान घटनाएं पूरे यूरेशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कहानियां मुख्यधारा में शायद ही आती हैं। रूस अपने क्षेत्र में प्रभाव खो रहा है, यही एल्गोरिदम आपसे छिपाना चाहता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन तक पहुंचे जिन्हें असली कहानी जाननी है। रूस और अजरबैजान के बीच की दरार को समझने के लिए हमें इस सब की शुरुआत पर नजर डालनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1800 के दशक से अजरबैजान रूसी साम्राज्य के नियंत्रण में रहा है। 20वीं सदी में जब सोवियत संघ बना तो अजरबैजान उसका एक गणराज्य बन गया। इसका मतलब है कि वह मॉस्को द्वारा नियंत्रित था, न कि सिर्फ प्रभावित। सोवियत व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राजनीति को नियंत्रित किया। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैदर अलीयेव थे। उन्होंने सोवियत संघ की गुप्त पुलिस के जीबी में काम किया और बाद में सोवियत अजरबैजान के नेता बने। मॉस्को उन पर भरोसा करता था और वे सोवियत सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचे। उनके नेतृत्व ने दर्शाया कि अजरबैजान सोवियत प्रणाली से गहराई तक जुड़ा था। सोवियत संघ ने अजरबैजान में सड़कों, कारखानों और स्कूलों के निर्माण द्वारा प्रगति तो की, परंतु साथ ही कड़ी निगरानी भी रखी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अजरबैजान आजाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी अजरबैजान को नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया के साथ हिंसक संघर्ष का सामना करना पड़ा। यह क्षेत्र अजरबैजान में था, लेकिन यहाँ की अधिकांश आबादी जातीय आर्मेनियाई थी। यह युद्ध बेहद क्रूर था और इसमें हजारों लोग मारे गए। रूस, जो अब भी इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देश है, ने दखल दिया। इसने दोनों पक्षों को हथियार बेचकर खुद को शांति रक्षक की तरह पेश करने का प्रयास किया। अजरबैजान एक कठिन स्थिति में था। उसे संघर्ष को संभालने के लिए रूस की मदद चाहिए थी, पर वह पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध बनाना चाहता था। अमेरिका और यूरोपीय देश अजरबैजान के तेल और गैस में दिलचस्पी रखते थे। बाकू ने उनके साथ काम कर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का अवसर देखा। 1993 में अजरबैजान के राष्ट्रपति बने हैदर अलीयेव दोनों पक्षों के साथ खेलना जानते थे। उन्होंने रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी कंपनियों और सरकारों के लिए भी दरवाजे खोले। इस संतुलन ने अजरबैजान को विकसित होने में सहायता की। रूस के साथ सहयोग का एक उदाहरण गबाला रडार स्टेशन था। 2002 में अजरबैजान ने रूस को यह सैन्य अड्डा इस्तेमाल करने दिया। इससे मॉस्को को क्षेत्र में गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली। यह संकेत था कि दोनों देशों के बीच अब भी मजबूत रिश्ते थे। 2022 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑन एलाइड इंटरैक्शन नामक एक नया समझौता किया। उन्होंने कहा कि वे व्यापार, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर सहयोग करेंगे। कागजों पर यह भागीदारी मजबूत दिख रही थी, परंतु अंतर्मन में परिवर्तन हो रहे थे। अजरबैजान का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसने तुर्की, एक क्षेत्रीय शक्ति और नेटो सदस्य के साथ और भी घनिष्ठ संबंध बना लिए थे। उसने इजराइल के साथ खासकर सैन्य तकनीक के मामले में नजदीकी से काम करना शुरू कर दिया था। इजरायली ड्रोन ने 2020 में अजरबैजान की आर्मेनिया पर जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मायने रखता था क्योंकि इसने दिखाया कि बाकू अब रूसी हथियारों पर निर्भर नहीं है। उस समय रूस का प्रभाव भी घटने लगा था।
2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले ने उसका ध्यान और संसाधन दक्षिण कॉकेसस से हटा दिए। इससे बाकू को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता मिली। हाल के वर्षों में अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है, जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है। 2024 में जीडीपी 4.6% बढ़ी, जबकि गैर तेल क्षेत्र में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। 2025 तक 3.5% की वृद्धि के साथ जीडीपी लगभग $75 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। ऊर्जा निर्यात, व्यापार मार्ग और विदेशी निवेश अजरबैजान को आर्थिक मजबूती के नए युग की ओर ले जा रहे हैं। रूस पर निर्भरता घटती जा रही है, मास्को का प्रभाव कम हो रहा है। चलिए उन पलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने अंततः अजरबैजान को रूस से अलग होने पर विवश किया। तो आखिर रूस और अजरबैजान के रिश्ते को किस चीज ने तोड़ दिया? ये एक घटना नहीं, बल्कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी जो बढ़ती रही जब तक सब्र का बांध नहीं टूटा। दिसंबर 2024 में एक बड़ा मोड़ आया जब एक रूसी मिसाइल ने अजरबैजानी यात्री विमान को मार गिराया। और ताकि हम सबको पूरी तरह से स्पष्ट रहे, वो कोई सैन्य विमान नहीं था। आम नागरिकों, परिवारों, कामगारों और छात्रों से भरे उस स्थान पर दर्जनों लोग मारे गए। अजरबैजान में प्रतिक्रिया तुरंत और बेहद गुस्से वाली थी। रूस की प्रतिक्रिया ने हालात को और बिगाड़ दिया। मॉस्को ने माफी मांगने के बजाय इसे एक गलती कहकर नजरअंदाज कर दिया। यह अजरबैजान के लिए लापरवाही और अपमानजनक दोनों था। लोग विरोध में सड़कों पर उमड़ पड़े। वे गुस्से में थे, न सिर्फ हमले को लेकर बल्कि इस बात को लेकर भी कि रूस के लिए उनकी जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं थी। सरकार ने जवाबी कार्रवाई में रूसी विमानों को जमीन पर रोका, व्यापारिक डील रद्द की और मॉस्को की सार्वजनिक निंदा की। यह सिर्फ एक दुखद घटना की बात नहीं, बल्कि सालों की निराशा के फूट पड़ने की बात थी। अजरबैजान निरंतर सशक्त और स्वतंत्र होता जा रहा था और कनिष्ठ सहयोगी के रूप में व्यवहार को अब सहन नहीं कर रहा था। इस विमान घटना ने स्पष्ट किया कि अब रूस का नियंत्रण नहीं रहा और बाकू इसे प्रदर्शित करने को तत्पर था। उसी साल जून के अंत में कुछ महीनों बाद एक और आघात आया। रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के निवास स्थानों पर छापेमारी की। 2 अजरबैजानी भाइयों को गिरफ्तार किया गया और बाद में हिरासत में उनकी मौत हो गई। रूसी अधिकारियों ने अस्पष्ट स्पष्टीकरण दिए, लेकिन अजरबैजान में कई लोगों को लगा कि यह दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने इसे लक्षित दुर्व्यवहार के रूप में देखा। जनता फिर से नाराज हो गई। बाकू में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और इस बार सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। रूसी मीडिया संस्थानों को बंद कर दिया गया और मास्को से जुड़े पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। क्रेमलिन के प्रचार नेटवर्क स्पुतनिक के बाकू कार्यालय पर रूसी एफएसबी का केंद्र होने का आरोप लगा। रूसी भाषा स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र बंद कर दिए गए। रूसी फिल्म, रातें और भाषा कक्षाएं जैसे छोटे कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए गए। यह एक स्पष्ट संदेश था कि अजरबैजान न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी संबंध तोड़ रहा था। इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वे व्यक्तिगत लगी। यह सिर्फ राजनीति या रणनीति की बात नहीं थी। लोगों को लगा कि रूस उनका सम्मान नहीं करता और उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देता। ऐसी भावना आसानी से नहीं जाती और इसे सिर्फ आम लोग ही नहीं महसूस कर रहे थे। सरकार ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अपनी सीमा पर पहुंच गई हो, लेकिन असली बदलाव तो उससे भी पहले शुरू हो गया था। नागोर्नो कराबाख को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के साथ यह क्षेत्र दशकों से तनाव का स्रोत रहा है। 2020 में अजरबैजान ने एक बड़ा हमला कर आर्मेनियाई सेनाओं से अपने अधिकांश इलाके को वापस ले लिया। रूस ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को शांत करने के लिए शांति सैनिक भेजे। इससे मॉस्को को पुनः महत्वपूर्ण प्रभाव मिला, किंतु अजरबैजान अभी नहीं रुका था। साल 2023 में उसने एक और अभियान चलाकर क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया, बिना रूस की मदद के। उसने 2024 में रूसी शांति सैनिकों से क्षेत्र छोड़ने को कहा। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने दर्शाया कि अब अजरबैजान अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और उसे कार्रवाई हेतु मॉस्को की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने उसी साल बाद में मॉस्को की यात्रा के दौरान नागोर्नो काराबाख का उल्लेख तक नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने व्यापार और परिवहन मार्गों पर चर्चा की। उस चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। यह चुपचाप लेकिन साफ तौर पर यह कहने का तरीका था
कि अब रूस का अजरबैजान के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं रह गया है। शक्ति संतुलन बदल गया था। यह तब हुआ जब रूस यूक्रेन युद्ध में गहराई से उलझा था। 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध ने रूस की सेना, अर्थव्यवस्था और ध्यान को निस्तेज कर दिया है। मॉस्को का ध्यान लड़ाई, पुनर्निर्माण और प्रतिबंधों पर केंद्रित होने से दक्षिण कॉकसस में एक खाली जगह बन गई। अजरबैजान ने उस खाली जगह को देखा और तुरंत कदम उठाया। उसने तो यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजना भी शुरू कर दिया। सोचिए जरा, उसने हथियार भेजने की भी खबरें थीं। रूस ने ध्यान दिया लेकिन कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस चुप्पी ने अजरबैजान को एक अहम बात समझा दी। रूस अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा था। हालात वाकई बदल चुके थे। अब जाने कि अजरबैजान अमेरिका, इजराइल और तुर्की जैसे शक्तिशाली मित्रों के साथ कैसे एक नया भविष्य रच रहा है, बिना पीछे मुड़कर देखे। वह नए गठबंधन बना रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और मॉस्को पर निर्भर हुए बिना अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है। यह सिर्फ रूस से अलग होने की नहीं, बल्कि क्षेत्र में बाकू के नेतृत्व में एक नई भूमिका निभाने की बात है। अपने साझेदारों की बात करें तो बाकू कई सालों से संबंध बना रहा है। धीरे धीरे अमेरिका, इजराइल और तुर्की के करीब जा रहा है। ये देश बेतुके नहीं चुने गए थे। इनके लक्ष्य अजरबैजान के समान हैं। वे दक्षिण कॉकस को स्थिर रखना, ईरान के प्रभाव को कम करना और अजरबैजानी तेल गैस का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं। यह समूह क्षेत्र में कार्य पद्धति बदल रहा है, जिससे रूस और ईरान दोनों परेशान हैं। इस बदलाव का एक प्रमुख कारण ऊर्जा है। अजरबैजान के पास प्रचुर मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस है, जो यूरोप को चाहिए। काफी समय तक यूरोप अपनी ज्यादातर गैस रूस से लेता था, लेकिन जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो यह जल्दी बदल गया। यूरोप ने वैकल्पिक स्रोत खोजने शुरू किए और अजरबैजान आगे आया। उसके पास पहले से ही साउदर्न गैस कॉरिडोर था, जो एक बड़ा पाइपलाइन है जो गैस को जॉर्जिया और तुर्की के रास्ते यूरोप तक भेजता है। इटली और ग्रीस इस पर निर्भर हैं। 2027 तक इस पाइपलाइन द्वारा प्रतिवर्ष 20 अरब घन मीटर गैस पहुंचने की आशा है। यह यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब वह रूसी ऊर्जा के साथ संबंध तोड़ने का प्रयास कर रहा है। 2024 में विमान मार्ग गिराए जाने के बाद यूरोप ने अजरबैजान के साथ संबंधों को और गंभीरता से लिया। शायद उन्होंने पहले ही इसका असर आते हुए देख लिया था। जर्मनी जैसे देशों ने नई ऊर्जा संधियां की और बाकी देशों ने भी उनका अनुसरण किया। अजरबैजान के लिए यह सिर्फ गैस बेचना नहीं, बल्कि ताकतवर देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने और प्रभाव बढ़ाने का अवसर था। इन सौदों ने अजरबैजान को न केवल पैसा बल्कि प्रभुत्व भी दिया। यूरोप को अपने घरों और फैक्ट्रियों के लिए गैस की आवश्यकता है। अजरबैजान अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऊर्जा निर्यात से मिला पैसा उसे कई तरह से मदद कर रहा है। इसका उपयोग सड़कों के सुधार, व्यापार मार्गों के विस्तार और सेना को मजबूत बनाने में हो रहा है। यूरोप अब अजरबैजान को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार मानता है, इसलिए वे सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर भी अधिक चर्चा कर रहे हैं। 2024 की शूटडाउन घटना ने वार्ताओं को आगे बढ़ाया। यूरोप को रूस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने बाकू की ओर रुख किया। इस बदलाव ने अजरबैजान को यूरोपीय राजनीति में बड़ी भूमिका दी और रूस के लिए विरोध करना मुश्किल बना दिया। ऊर्जा इस नए गठबंधन के महत्व का एकमात्र कारण नहीं है। सैन्य समर्थन भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। इजराइल इस क्षेत्र में अजरबैजान का एक प्रमुख साझेदार रहा है। 2020 और 2023 के नागोर्नो कराबाख युद्धों में अजरबैजान ने इजरायली ड्रोन व हथियारों से अपनी जमीन वापस ली। इन उपकरणों ने अजरबैजान को युद्ध में बड़ी बढ़त दी। 2024 के प्लेन क्रैश के बाद दोनों देशों ने अधिक निकटता से काम करना शुरू किया। उन्होंने वायु रक्षा प्रणालियों और खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा आरंभ की। इजराइल अजरबैजान को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, मुख्यतः क्योंकि वह ईरान की सीमा से सटा है। उस स्थान से इजराइल को ईरान की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। समय के साथ यह सैन्य साझेदारी मजबूत हुई है, जो शायद ईरान के लिए ड्रामा की शुरुआत है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अचानक हमला किया। हमले तेज और सटीक थे, जिससे कई लोग चौंक गए। लेकिन जो बात स्थिति को सचमुच उग्र बना दी वह यह थी कि ये हमले कहां से किए गए थे। ईरान का दावा है कि इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए अजरबैजान के क्षेत्र या हवाई क्षेत्र का उपयोग किया। इस दावे ने ईरान और अजरबैजान के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया। हमले के दौरान उत्तरी ईरान में अजरबैजान सीमा के पास के इलाकों में लोगों ने ड्रोन देखे और विमानों की आवाज सुनी।
कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अजरबैजान की ओर से ड्रोन उड़ते देखे। नखचिवान के निवासियों ने, जो अजरबैजान का एक अलग हिस्सा है, असामान्य हवाई गतिविधि की रिपोर्ट भी दी। ईरान ने आरोप लगाया कि अजरबैजान ने इजराइल को हमले के लिए अपनी भूमि और हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। जैसा कि आप सोच सकते हैं, ईरानी नेताओं ने चुप्पी नहीं साधी। उन्होंने अजरबैजान से जवाब मांगा और उस पर इजराइल की मदद करने का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति ने अजरबैजान के राष्ट्रपति को फोन कर स्पष्टीकरण मांगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि वह बाकू और तेल अवीव के बीच ऐसे किसी सहयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा हो। अजरबैजान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये दावे निराधार हैं और उसका इन हमलों से कोई संबंध नहीं है। लेकिन समय और जमीनी रिपोर्टों ने ईरान पर संदेह बढ़ा दिया। कुछ इजरायली हवाई हमलों ने ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। यह इलाका कई अजरबैजानी लोगों का घर है, इसलिए यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी लगा। ईरान का मानना है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां कुछ समय से अजरबैजान में सक्रिय हैं। उनका मानना है कि इजराइल इसका इस्तेमाल ईरान पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक बेस के रूप में कर रहा है। यही एक और वजह है कि तेहरान इतना चिंतित है। लेकिन यहाँ एक बात उस आग में घी डालती है। भले ही अजरबैजान ने इजराइल की मदद से इनकार किया, लेकिन उसने हमले की आलोचना नहीं की। उसकी चुप्पी ईरान के लिए बहुत कुछ कहती है। तेहरान को लगा कि बाकू इजराइल की कार्रवाइयों का गुपचुप समर्थन कर रहा है, भले ही खुलेआम स्वीकार न करे। ईरान अब अजरबैजान को एक संभावित खतरे के रूप में देखता है, न कि सिर्फ एक पड़ोसी के रूप में। यहीं से चीजें खतरनाक होने लगती हैं। उसे चिंता है कि इजरायली ऑपरेशन अजरबैजानी क्षेत्र से जारी रहने से और अधिक संघर्ष हो सकता है। ईरान और अजरबैजान के बीच संबंध अब पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण है। इजराइल अजरबैजान को इस क्षेत्र का एक अहम सहयोगी मानता है। ईरान इसे एक बढ़ती समस्या मानता है और अजरबैजान बीच में फंसा हुआ है, जो अपने नए सहयोगियों को करीब रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेहरान के साथ सीधे टकराव से बचना चाहता है। यह एक जोखिम भरी स्थिति है जहां एक गलत कदम हालात बिगाड़ सकता है। लेकिन एक दिलचस्प बात विचारणीय है। इजराइल ईरान हमलों के बाद अजरबैजान खुद को झूठे दावों की लहर के बीच में पाया। हमलों के बाद सैकड़ों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह संदेश फैलाया कि इजरायली ड्रोन अजरबैजान से लॉन्च किए गए थे। ये पोस्ट तेज, समन्वित और साफ तौर पर परेशानी पैदा करने के इरादे से किए गए थे। कुछ लोगों ने नकली नक्शे और एडिट किए गए वीडियो का इस्तेमाल किया ताकि यह सब असली लगे, लेकिन ये सब गलत था। दूरी भी समझ में नहीं आ रही थी और कोई असली सबूत भी नहीं था। फिर भी नुकसान हो गया था। मकसद कुछ साबित करना नहीं बल्कि ईरान को अजरबैजान के खिलाफ करना था। अजरबैजान चुप नहीं बैठा। उसकी संसद ने विदेशी हस्तक्षेप पर केंद्रित एक विशेष आयोग के माध्यम से कहा कि देश को बड़े पैमाने पर गलत सूचना अभियान का निशाना बनाया गया है। इसका उद्देश्य पहले से तनावपूर्ण क्षेत्र में बाकू और तेहरान के बीच तनाव बढ़ाना था। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान में 1000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट शामिल थे, जिनमें से कई ईरान और आर्मेनिया के नेटवर्क से जुड़े थे। हालांकि एक मजबूत धारणा है कि रूस ही इन सब के पीछे है। यह रणनीति मेल खाती है। पड़ोसियों के बीच संघर्ष भड़काओ, क्षेत्र को अस्थिर रखो और अपनी खुद की समस्याओं से ध्यान भटकाओ। यह रूस की पुरानी चाल है। मॉस्को अपना प्रभाव दक्षिण काकेशस में खो रहा है, इसीलिए उसके पास अजरबैजान के उदय को धीमा करने का कारण है। बाकू को लेकर ईरान में शक पैदा करके रूस दोनों को कमजोर कर सकता है और खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकता है। इस बार अजरबैजान इस जाल में नहीं फंसा। बाकू ने फंसने के बजाय पलटवार किया। उन्होंने दावों को खारिज किया, शांति की अपील की और स्पष्ट किया कि वे इजरायली हमलों से संबंधित नहीं हैं। अजरबैजानी अधिकारियों ने ईरान के साथ सबूत साझा किए कि यह अभियान किस प्रकार फूट डालने के लिए तैयार था। तेहरान ने इसे पूरी तरह स्वीकारा या नहीं, पर संदेश स्पष्ट था। अजरबैजान अन्य की लड़ाई में शामिल होने में रुचि नहीं रखता। यह केवल फर्जी पोस्ट्स की बात नहीं बल्कि नियंत्रण की बात थी। रूस के लिए यह उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखने की आखिरी कोशिश थी जो उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। अजरबैजान ने समय रहते इसे भांप लिया और अधिक नुकसान से पहले ही इसका खुलासा कर दिया। अजरबैजान को नियंत्रित करने में असमर्थ अब रूस ऐसा लगता है कि अभियान चला रहा है ताकि उसके पड़ोसी ही उसे बर्बाद कर दें। काफी पागलपन है ना? अब एक और अहम साझेदार यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। वर्षों से अमेरिका अजरबैजान के साथ आतंकवाद विरोधी और सैन्य प्रशिक्षण पर सहयोग करता आ रहा है। अमेरिकी सलाहकारों ने अजरबैजानी सेना को खतरों से निपटने
और सीमा सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया है। लेकिन 2024 के बाद यह रिश्ता और गहरा हो गया। अमेरिका ने अजरबैजान को उस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार माना है जहां रूस और ईरान का प्रभाव कम हो रहा है। अजरबैजान का भौगोलिक स्थान ईरान और मध्य पूर्व के निकट होने के कारण अमेरिका के लिए इस क्षेत्र की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन अजरबैजान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग के लिए अधिक इच्छुक रहा है। इसमें खुफिया साझाकरण और सीमा सुरक्षा का समर्थन शामिल है। इसमें अजरबैजान को महाशक्तियों के दबाव का सामना करने में सहायता करना शामिल है, जो सिर्फ सैन्य मदद तक सीमित नहीं है। यह एक दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के बारे में है जो दोनों पक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करे। अमेरिका के लिए यह ईरान पर निगरानी रखने और रूस के प्रभाव को सीमित करने से जुड़ा है। अजरबैजान के लिए यह ऐसे मजबूत सहयोगियों के बारे में है जो तनाव के समय सहायता प्रदान कर सके। हर कोई इससे फायदा उठा रहा है। फिर तुर्की की बात आती है। तुर्की और अजरबैजान का रिश्ता अत्यंत घनिष्ठ है। वे एक जैसी भाषाएं बोलते हैं, सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं और वर्षों से एक दूसरे का समर्थन करते आ रहे हैं। 2021 में उन्होंने शूशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सैन्य प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण थी। इसमें कहा गया था कि अगर किसी भी देश को आक्रामकता या उसकी संप्रभुता के लिए खतरा होता है तो दूसरा देश समर्थन के साथ आगे आएगा। यह उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है जहां तनाव जल्दी बढ़ सकता है। इसमें संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और सुरक्षा परिषदों के बीच निकट समन्वय की बात भी शामिल है। संक्षेप में, इसने दोनों सेनाओं को करीब लाकर स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर वे एक साथ कार्रवाई करेंगे। हस्ताक्षर का समय और स्थान भी अहम था। यह शूशा में हुआ, जो अजरबैजान ने हाल ही में 2022 नागोर्नो कराबाख युद्ध में फिर से जीता था। समारोह को वहां आयोजित करना न सिर्फ आर्मेनिया बल्कि पूरे क्षेत्र को एक मजबूत संदेश भेजता था। सभी को पता था कि तुर्की अजरबैजान के क्षेत्रीय दावों और सैन्य विजयों का समर्थन कर रहा है। घोषणा में आर्थिक और ऊर्जा सहयोग का भी जिक्र था। दोनों देशों ने यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग और अपनी भूमिका मजबूत करने पर सहमति जताई। उन्होंने व्यापार विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और परिवहन कनेक्टिविटी सुधार की प्रतिबद्धता भी जताई। इसमें जंगेजोर कॉरिडोर का समर्थन भी शामिल है। यह मुख्य भूमि अजरबैजान को उसके नक्शिवान एन्क्लेव से दक्षिणी आर्मेनिया के रास्ते जोड़ेगा। अजरबैजान के लिए शूशा घोषणा से उसे तुर्की के रूप में एक मजबूत साथी मिला, जो रूस और ईरान के दबाव से निपटने में उसकी सहायता कर सकता है। तुर्की के लिए यह दक्षिण काकेशस में प्रभाव बढ़ाने और एक तुर्किक राष्ट्र से संबंध मजबूत करने का अवसर था। यह संकेत था कि दोनों देश मिलकर क्षेत्र के भविष्य को आकार देने को तैयार हैं। 2024 के शूटडाउन के बाद उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा योजना को गति दी। तुर्की नाटो सदस्य होने के कारण अजरबैजान को व्यापक नेटवर्क से जोड़ रहा है। यह सुरक्षा और प्रभाव की एक और परत जोड़ता है। तुर्की ऊर्जा और व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की इच्छा रखता है और अजरबैजान उसकी योजना में सही फिट बैठता है। वे मिलकर रूस और ईरान को बाईपास करते हुए गैस, तेल और सामान के नए रास्ते विकसित कर रहे हैं। यह साझेदारी दोस्ती से अधिक है। यह उस क्षेत्र में शक्ति निर्माण के बारे में है जहां ताकत तेजी से बदल रही है और यह प्रभावी है। अजरबैजान अब छोटा देश नहीं माना जाता जो महाशक्तियों के बीच सिमटा हुआ है। यह एक मजबूत सहयोगियों और स्पष्ट दिशा के साथ एक प्रमुख खिलाड़ी बनता जा रहा है। यह नया समूह अजरबैजान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और तुर्की, यह सिर्फ ऊर्जा या रक्षा की बात नहीं बल्कि रूस और ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, परंतु यह ईरान से भिन्न प्रकार से कार्य करता है। यह अधिक खुला, आधुनिक और कठोर धार्मिक शासन के बजाय विकास केंद्रित है। यह अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए अच्छा है जिनके ईरान के साथ तनावपूर्ण रिश्ते हैं। अजरबैजान ईरान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए वह सीमा पार की गतिविधियों को देखने के लिए एक उपयोगी साझेदार है। अब आइए देखें कि ये नई साझेदारियां पूरे क्षेत्र को कैसे हिला रही हैं, रूस के गुस्से से लेकर ईरान की बढ़ती चिंताओं तक। मॉस्को इस क्षेत्र में अपने करीबी साझेदार को खो रहा है और इसे रोकने में असमर्थ है, जिससे वह नाखुश है। रूस और अजरबैजान के संबंधों में तनाव बढ़ने के साथ रूसी सरकारी मीडिया धमकियां दे रहा है। क्रेमलिन की सबसे तेज आवाजें ड्रामा के कारण हमला बोल रही हैं और पीछे नहीं हट रही हैं। मैं अपने पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। यह वाकई दुखद है, सच में है। ये सब कहां जाकर रुकेगा? कहीं भी अच्छा नहीं। खैर, कम से कम इससे गंभीर आर्थिक नुकसान तो होंगे ही, खासकर अगर रूस व्यापारिक लेन देन के मामले में तीसरे स्थान पर है, जैसे कि अजरबैजान के मामले में। और जैसा कि आप समझते हैं, हम अजरबैजान को तेल और गैस नहीं बल्कि कहें तो
उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद सप्लाई करते हैं। रूस के प्रमुख प्रचारक व्लादिमीर सोलोव्योव ने चेतावनी दी कि रूस और अजरबैजान की सीमा 300 किलोमीटर लंबी है। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो सीमा समस्या बन सकती है। उन्होंने व्यापार का भी जिक्र किया और अजरबैजान को याद दिलाया कि रूस उसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उनका संदेश साफ था, अगर बाकू विरोध जारी रखता है तो मॉस्को आर्थिक या और भी खराब तरीके से प्रतिक्रिया दे सकता है। रूसी शख्सियत सर्गेई मारदान ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि रूस को कास्पियन सागर में अजरबैजान के लिए काम करने की सुरक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह अजरबैजान के तेल और गैस निर्यात के खिलाफ एक स्पष्ट धमकी थी। रूसी सरकारी टीवी पर कुछ और लोग तो और भी आगे निकल गए। कुछ ने मिसाइल हमलों और सैन्य कार्रवाई की बात शुरू कर दी। माहौल न केवल गुस्सैल था बल्कि जोखिमपूर्ण भी। रूसी मीडिया की ऐसी भाषा नई नहीं है, पर यह रिश्तों की खराब हालत दर्शाती है। मॉस्को अब अजरबैजान को साझेदार नहीं मानता, अब इसे एक समस्या की तरह देखा जा रहा है। और जितना अधिक बाकू अमेरिका, इजराइल और तुर्की की ओर बढ़ रहा है, रूस की धमकियां उतनी ही आक्रामक होती जा रही हैं। आइए जानते हैं कि अजरबैजान के इर्द गिर्द बना यह नया समूह दक्षिण काकेशस में खेल को कैसे बदल रहा है। नागोर्नो कराबाख में 2023 की जंग के बाद बड़े बदलाव हुए। अजरबैजान ने द्रुत और निर्णायक सैन्य अभियान द्वारा इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। यह स्वयं में एक बड़ा बदलाव था, लेकिन बाद की घटनाओं ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। नागोर्नो कराबाख में सैकड़ों वर्षों से रहने वाले 1 लाख से ज्यादा अर्मेनियाई लोग अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। वे अपने घर, स्कूल और पूरी बस्तियां छोड़कर आर्मेनिया पहुंच गए। यह एक दर्दनाक पल था जिसने आर्मेनिया में एक मानवीय संकट पैदा कर दिया। वर्षों से आर्मेनिया ओगोनो कराबाख के आर्मेनियाई लोगों की सुरक्षा हेतु रूस पर निर्भर रहा है। 2020 की जंग के बाद वहां रूसी शांति सैनिक तैनात हुए थे। कई आर्मेनियाई मानते थे कि स्थिति बिगड़ने पर वे हस्तक्षेप करेंगे। जब अजरबैजान ने कदम बढ़ाया, रूस ने उन्हें नहीं रोका। शांति सैनिक किनारे खड़े रहे। उस खामोशी ने सब कुछ कह दिया। आर्मेनिया को महसूस हुआ कि अब वह मॉस्को पर निर्भर नहीं रह सकता। भरोसा टूटने के बाद आर्मेनिया ने नए साझेदारों की तलाश शुरू की। तब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप ने कदम बढ़ाया। 2024 में आर्मेनिया और अजरबैजान ने विवादित सीमावर्ती गांवों पर एक समझौता किया। वर्षों से यह गांव तनाव का कारण रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष इस पर दावा करते हैं। यह समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, खासकर क्योंकि इसमें रूस शामिल नहीं था। ये वार्ताएं यूएस और यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित थीं और मॉस्को की अनुपस्थिति में ही यह समझौता हुआ था। यह शक्ति संतुलन में परिवर्तन का स्पष्ट संकेत था। अजरबैजान के लिए यह अपनी शर्तों पर बातचीत करने की क्षमता का प्रदर्शन था। आर्मेनिया के लिए यह कठिन परंतु जरूरी कदम था नई भागीदारियों की ओर। लेकिन जैसे एक संघर्ष शांत होता, दूसरा पुनः भड़कने लगा। इस बार यह एक सड़क के बारे में है। अजरबैजान अपने मुख्य हिस्से को नख्चिवन से जोड़ने के लिए दक्षिणी आर्मेनिया से एक परिवहन मार्ग बनाना चाहता है, जो आर्मेनिया द्वारा अलग किया गया देश का छोटा हिस्सा है। यह परियोजना जंगेजुर कॉरिडोर के रूप में जानी जाती है। यह एक व्यापार मार्ग लगता है। अजरबैजान कहता है इससे माल ढुलाई तेज होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और तुर्की यूरोप से रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन यह सड़क सिर्फ व्यापार से कहीं ज्यादा है। यह नियंत्रण से जुड़ी है। पूर्व में रूस ने इस कॉरिडोर का समर्थन किया था ताकि वह अपने शांति सैनिकों को वहां तैनात कर सके और सामानों के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। इससे मॉस्को को क्षेत्र में जुड़े रहने का एक और तरीका मिल जाता। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब अजरबैजान को तुर्की, इजराइल और अमेरिका का मजबूत समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन से कॉरिडोर बनने की संभावना बढ़ती है, पर यह उसे और खतरनाक भी बनाता है। ईरान इस पर करीबी नजर रखे हुए है और खुश नहीं है। ईरान की आर्मेनिया से सीमा लगती है और वह जंगेजोर कॉरिडोर को अपने प्रभाव के लिए खतरा मानता है। यह सड़क ईरान को आर्मेनिया तक पहुंच से वंचित कर सकती है और उसके क्षेत्रीय व्यापार में योगदान को कम कर सकती है। तेहरान को चिंता है कि अजरबैजान अपने नए सहयोगियों की मदद से इस कॉरिडोर से ईरान को घेरने या उसकी आवाजाही सीमित करने का प्रयास कर सकता है। 2024 में ईरानी अधिकारियों ने परियोजना को अस्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने किसी भी जरूरी कदम उठाने की चेतावनी दी, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा और आर्मेनिया भी चिंतित है। वह न अपनी जमीन या नियंत्रण छोड़ना चाहता है और न अजरबैजान और ईरान के बीच फंसने से डरता है। एक साधारण सी दिखने वाली सड़क परियोजना वास्तव में एक विवादित मुद्दा है। अगर बिना सोच समझ के आगे बढ़ाया गया तो यह बड़ा संघर्ष भड़का सकती है। जब यह सब हो रहा है,
बाकू नए रिश्ते बना रहा है जो इस क्षेत्र में देशों के आपसी सहयोग के तरीके को बदल रहे हैं। यह सिर्फ अमेरिका, इजराइल और तुर्की तक सीमित नहीं है। अजरबैजान कजाकिस्तान समेत मध्य एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। देश रूस निरपेक्ष व्यापार मार्ग ढूंढ रहे हैं और अजरबैजान इसमें मददगार साबित हो रहा है। यह मॉस्को के लिए एक समस्या है। वर्षों तक रूस ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जैसे समूहों का इस्तेमाल पूर्व सोवियत देशों को नियंत्रण में रखने के लिए किया, लेकिन इन समूहों का प्रभाव घट रहा है। अजरबैजान अब रूस के प्रभाव क्षेत्र में शामिल होने में रुचि नहीं रखता और बाहर की ओर देख रहा है। चीन भी इसमें शामिल हो रहा है, हालांकि वह चुपचाप ऐसा कर रहा है। वह अजरबैजान के बुनियादी ढांचे, सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे में निवेश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट चीन की व्यापार रणनीति में फिट होते हैं और अमेरिका यूरोप के उन प्रयासों को बल देते हैं जो रूस से बचकर सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है मिडिल कॉरिडोर। यह व्यापार मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ता है और अजरबैजान से गुजरता है। यह रूस और ईरान दोनों से बचने के कारण महत्वपूर्ण है, इसलिए यह तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में इसने 6.5 मिलियन टन माल ढोया। 2025 तक यह 15 मिलियन तक पहुंच सकता है। कजाकिस्तान और जॉर्जिया अजरबैजान के साथ इसका विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन इसे यूरोप तक पहुंचने का एक तेज तरीका मानता है। यूरोप अजरबैजान के जरिए सामान और ऊर्जा पाने को मॉस्को पर निर्भरता से मुक्ति का सुरक्षित विकल्प मानता है। फिलहाल अजरबैजान इस मार्ग का केंद्र है और यही बात उसे सिर्फ एक ट्रांजिट देश नहीं बल्कि यूरेशियाई व्यापार और राजनीति के भविष्य का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। तो इन सब के बीच अजरबैजान और रूस के रिश्ते कहाँ खड़े हैं? एक शब्द में कहें तो टूट चुके हैं। पहले जो व्यापार, साझा इतिहास और क्षेत्रीय रणनीति पर आधारित एक सतर्क साझेदारी थी, अब खुली शत्रुता में तब्दील हो गई है। नागरिक विमान गिराने और रूसी हिरासत में अजरबैजानी नागरिकों की मौत से अब भरोसा खत्म हो गया है। अजरबैजान न केवल पीछे नहीं हट रहा बल्कि दृढ़ता से प्रतिरोध कर रहा है। अजरबैजान रूसी मीडिया हस्तियों को गिरफ्तार करके सांस्कृतिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाकर और अमेरिका, तुर्की व इजराइल के साथ मजबूत गठबंधन बनाकर यह साफ कर रहा है कि वह अब मॉस्को के नियमों पर नहीं चलेगा। यह एक नया रास्ता चुन रहा है, एक रास्ता जो अपने हितों को प्राथमिकता देता है और रूस को पीछे छोड़ता है। परंतु यह सिर्फ दो देशों के मतभेद से कहीं अधिक है। यह दक्षिण काकेशस में शक्ति परिवर्तन से संबंधित है। रूस अपनी पकड़ खो रहा है और अजरबैजान एक नई भूमिका में आगे बढ़ रहा है। यह भूमिका ज्यादा प्रभावशाली, जोखिम भरी और ध्यान आकर्षित करने वाली होती है। तनाव अभी बरकरार है। रूस नाराज, ईरान निगरानी कर रहा और अजरबैजान तेजी से प्रगति कर रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र का परिदृश्य बदल सकता है, लेकिन एक बात तय है, पुराना गठबंधन खत्म हो चुका है और एक नया अध्याय शुरू हो गया है।